गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं जो प्रीवियस ईयर DSSB के जो क्वेश्चंस थे PGT इंग्लिश के, उसका पार्ट 5, उस वीडियो लेक्चर का पार्ट 5 लेके हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप भी PGT इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वो 4 पार्ट भी देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 5 भी देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। इसके अंदर मैं हर एक क्वेश्चंस के को डिटेल में जाके डिस्कस करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आया था PGT इंग्लिश फीमेल के लास्ट ईयर एग्ज़ाम में। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। द रोड बाय सोइंका depicts the Nigerian experiences during the middle of the 20th century, and it reflects the roles played by drugs, criminals, corrupt policemen, and unscrupulous politicians. This line is from the road of Old Soinka. May we never walk when the road waits famished. Explain the significance of this line. तो ये इस क्वेश्चन के अंदर द रोड एक वर्क है। देखिए, ये एक प्ले है। किसने लिखा है? वोल्ड सोइनका जी ने, जो कि एक अफ्रीकन राइटर हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है बताया हुआ इन्होंने कि जो ड्रग्स, क्रिमिनल्स वगैरह, पुलिसमैन वगैरह, करप्ट पुलिसमैन या अनस्क्रूपुलस पॉलिटिशियंस क्या रोल प्ले करते हैं, तो इसके बारे में है। तो खैर ये लाइन बोली थी क्वेश्चन के अंदर, मे वी नेवर वॉक व्हेन द रोड वेट्स फैमिश्ड। तो इस लाइन की सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस बतानी है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और इन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर था इट इज़ द प्रेयर टू ऑगुन द गॉड ऑफ रोड एंड नॉट सिंपली द रोड इट सेल्फ डेट वेट्स हंग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के 3 ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ईट्स लेमेंट्स इन ईस्टर 1916 ऑल चेंज अटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द चेंज एंड द टेरिबल ब्यूटी रेफर टू हियर। ठीक है, तो बहुत ही फेमस लाइन है स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर की, ऑल चेंज अटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर है ना, ईट साहब किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर बात हो रही है द आयरिश राइजिंग एंड द इंग्लिश रिएक्शन। ठीक है, ईस्टर 1916 एक पोम है जिसको लिखा था WB ईट साहब ने, और इसके अंदर वो जो है जो आयरिश लोग हैं वो ब्रिटिश लोगों से क्या है, आज़ादी चाहते हैं। तो उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया। द अपराइजिंग वॉज अनसक्सेसफुल एंड मोस्ट ऑफ द आयरिश रिपब्लिकन लीडर्स इन्वॉल्व वर एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रीजन। ठीक है, तो इन लोगों को क्या है फिर किल कर दिया गया। इस तरीके से है कुछ, इनको एक तरीके से श्रद्धांजलि के रूप में पोइट WB ईट साहब ने ये पोएम लिखी है, ईस्टर 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द फॉलोइंग लाइन्स व्हाट इज़ द निसिम इज़किल इज़ रेफरिंग टू। इन लाइन्स में निसिम इज़किल साहब जो हैं वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं? तो ये हैं हमारे निसिम इज़किल साहब। देयर इज़ अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो, नॉट बाय प्लानिंग टू बट बाय अ फ्लो, अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस टू अ कोल्ड lucidity whose will is uncontrolled, here the mills of God are never slow। इस तरीके से तो यहाँ पर किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं? तो वार्मथ ऑफ होमलैंड, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड फाइनाइटनेस ऑफ ग्रेवयार्ड, या अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन डेथ। तो आंसर था अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन डेथ। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन्स हैं वो इनकी एक ये पोम है फिलॉसफी, वहाँ से ली गई हैं। और ये जो पोम है फिलॉसफी, ये बात करती है फिलॉसफी और पोइट्री के बारे में। और पोइट का व्यू क्या है? डेट फिलॉसफी एंड साइंस हैव सर्टन लिमिटेशंस। साइंस और फिलॉसफी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, एंड दे फेल बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट एंड इट द पोइट्री डेट टेक्स ओवर दीज 2 डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो आगे पोइट कहता है कि भाई फिलॉसफी और साइंस एक सर्टन लिमिट के बाद क्या है, फेल कर जाती हैं, लेकिन जो पोइट्री है फिर इन दोनों की जगह लेती है जहाँ पर ये दोनों फेल कर जाती हैं। इस तरीके का नोशन है निसिम इज़किल साहब का इस पोएम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द ऑब्जर्वेशन। इन द नॉवेल्स seeking the most objective narrative method of all, the device of storyteller who does not understand the story he is telling, the technique of the unreliable observer was used by James Joyce and other writers. The reader, understanding better than the narrator,
has the illusion of receiving the story directly. The device that Joyce employs towards achieving this is known. तो इस तरीके से काफ़ी कुछ लंबी एक तरीके से ये डेफिनेशन टाइप दी हुई है. तो पूछा ये है क्या. तो ऑप्शंस वर echoes of famous lines and allusions, stream of consciousness, fantastic incidents and shadowy characters, and parody of the other narrative styles. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सब इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पता है कि जेम्स जॉयस फेमस हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए. इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा जाता है. ठीक है, तो आंसर इसका यही था. अब देखते हैं. इन लिटरेचर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज द मेथड ऑफ नरेशन दैट डिस्क्राइब्स हैपनिंग इन द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ द कैरेक्टर. ठीक है, पता भी होगा आपको होता क्या है. तो ये जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको कॉइन आउट किया था एक साइकोलॉजिस्ट थे, नाम था विलियम जेम्स, अपने रिसर्च में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में. क्लियर है. एक और जो टर्म है जो इसकी जगह यूज़ होता है वो होता है इंटीरियर मोनोलॉग. क्लियर है. अब बाकी का आप पढ़ लीजिएगा, पता भी होगा आप लोगों को. पढ़ते हैं आगे. नेम द प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ which is about war between the gender, shows women as a conqueror, and posits that in the battle between instinct and intelligence, instinct always wins. इस तरीके से इस प्ले का नाम बताना है जो कि जी.बी. शॉ साहब ने लिखा है, जिसके अंदर वॉर चल रहा है जेंडर्स के बीच में, जिसमें है ना वुमन को कॉन्करर दिखाया गया कि वुमन जीत जाती है. बैटल चल रहा है इंस्टिंक्ट और इंटेलिजेंस के बीच में, और दिखाया गया है कि इंस्टिंक्ट हमेशा जीतता है. दिस प्ले हैज़ डॉन जुआन एज अ शेवियन हीरो. और इस प्ले के अंदर डॉन जुआन है वो मेन कैरेक्टर हैं, एज अ शेवियन हीरो उनको प्रेजेंट किया गया है. तो कौन सा उनका जो प्ले है. ऑप्शंस वर मैन एंड सुपरमैन, कैंडिडा, मिसेस वॉरेन प्रोफेशंस एंड द डेविल्स डिसाइपल. सॉरी, आंसर इज़ मैन एंड सुपरमैन. मैन एंड सुपरमैन स्टूडेंट्स एक ड्रामा है जो कि जी.बी. शॉ ने साहब ने लिखा है. 4 एक्ट का ड्रामा है, 1903 में लिखा गया था, और ये बेस्ड है डॉन जुआन थीम पर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आया था. इन दिस पोम T.S. Eliot reflects upon language, time and history. The poem itself could be read as a clear meditation on time. Identify the poem. कौन सी पोएम है. Ash Wednesday, The Wasteland, 4 Quartets, The Love Song of J. Alfred Prufrock. And the correct answer was 4 Quartets. 4 Quartets स्टूडेंट्स एक्चुअल में 4 पोएम्स का सेट है जो कि T.S. Eliot साहब ने लिखा है. पहली पोएम का नाम था बर्ड नॉर्टन, और बाकी की जो 3 पोम्स हैं वो हैं ईस्ट कोकर, द ड्राई सेल्वेजेस एंड लिटिल गिडिंग. क्लियर है. 4 क्वार्टेट्स आर 4 इंटरलिंक्ड मेडिटेशंस विद द कॉमन थीम बीइंग मैन्स रिलेशनशिप विद टाइम, द यूनिवर्स एंड द डिवाइन. आपस में जुड़ी हुई पोएम्स हैं चारों की चारों. ठीक है, जिसके अंदर पोएट जो है लैंग्वेज, टाइम और हिस्ट्री, यूनिवर्स, इन सब के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था. व्हाट डज द स्कारलेट लेटर स्टैंड फॉर इन द स्कारलेट लेटर. ठीक है, ये जो नावल है द स्कारलेट लेटर जो कि नथानियल हॉथॉर्न साहब ने लिखा है, इसके अंदर जो स्कारलेट लेटर है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है. वाई इज़ द कलर स्कारलेट यूज हियर, और स्कारलेट कलर का यहाँ यूज़ क्यों किया गया है. एंड दीज वर द 4 ऑप्शंस. द करेक्ट आंसर इज इट इज़ द लेटर A ऑफ द अल्फ़ाबेट. कलर, इट्स कलर इज़ अ बिब्लिकल रेफरेंस टू होर ऑफ बेबीलोन हु वॉज ड्रेस्ड इन पर्पल एंड स्कारलेट. ठीक है, इस तरीके से ए लेटर लिखा हुआ था. तो ये द स्कारलेट लेटर अ रोमांस, इस तरीके से पूरा टाइटल है. ये हिस्टोरिकल फिक्शन का एक वर्क है ना. अमेरिकन ऑथर है नथानियल हॉथॉर्न ने लिखा, 1850 में ये पब्लिश हुआ. और इसमें इस नावल में जो स्टोरी है वो हेस्टर प्राइन की स्टोरी है. ठीक है, जिसको कि एक बेटी हो जाती है थ्रू एन अफेयर. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से D.H. लॉरेंस साहब ने इसको बुलाया है परफेक्ट वर्क ऑफ द अमेरिकन इमेजिनेशन. इस तरीके से तारीफ़ की इस वर्क की. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था. महबूब अली इन किपलिंग्स किम टेल्स किम हियर बिगिंस द ग्रेट गेम. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट ऑफर्स द मोस्ट रेलिवेंट एंड क्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट. महबूब अली जो रुडयार्ड किपलिंग साहब का जो नावल है किम, उसके अंदर एक कमेंट करता है क्या, हियर बिगिंस द ग्रेट गेम. तो हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा रेलिवेंट और क्लियर इंटरप्रिटेशन है इस स्टेटमेंट की. ऑप्शंस काफ़ी सारे थे. तो राइट आंसर था इट रेफर्स टू द बैटल ऑफ सुप्रीमेसी इन एशिया बिटवीन ब्रिटेन एंड रशिया इन द 19th
सेंचुरी। ठीक है, दोनों के बीच में एक रेस थी, चल रही है, बैटल चल रहा है सुप्रीमेसी के लिए कि एशिया की सबसे बड़ी पावर कौन है 19th सेंचुरी में, किसके बीच, ब्रिटेन और रशिया के बीच। नाउ अब बात करते हैं थोड़ी सी किम की। किम एक नावल है जिसको कि रुडयार्ड किपलिंग साहब ने लिखा है, क्लियर है, और जो स्टोरी सेट की गई है बैकड्रॉप में है ग्रेट गेम, जो कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अब रशिया और ब्रिटेन के बीच में। आ रही बात समझ में? तो राइवलरी इन दोनों के बीच में, ये शो करना चाह रही दोनों कंट्रीज़ कि भाई हम सुप्रीम है, हम सुप्रीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस? मैजिक रियलिज्म एट लीस्ट एज प्रैक्टिस्ड बाय मार्क्वेस इज अ डेवलपमेंट आउट ऑफ सररियलिज्म that expresses a genuinely third world's consciousness. He is not writing about Middle Earth, but about one we all inhabit. Macondo exists, that is its a magic. तो ये स्टेटमेंट मैजिक रियलिज्म के बारे में किसने बोला है? एंड द करेक्ट आंसर इज सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। सलमान रुश्दी एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं। 13 नॉवेल्स इन्होंने लिखी हैं जिनकी स्टार्टिंग होती है ग्रिमस से। नेक्स्ट मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज़ दिया गया था 1981 में। उसके बाद शेम, द सैटेनिक वर्सेस, हैरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, द मूड्स लास्ट आई, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, फ्यूरी, शालीमार्स द क्लाउन, द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, लूका एंड द फायर ऑफ लाइफ, 2 years 8 months and 28 nights एंड द गोल्डन हाउस। इस तरीके से इनके कुछ वर्क्स के नाम है। ये है हमारे सलमान रुश्दी साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉपकिंस पाइड ब्यूटी इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ कर्टल सोनेट। ठीक है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लाइन्स इन द एको ऑफ एन इमेज बाय अनदर पोइट। ठीक है, तो ये जो है हॉपकिंस साहब की, ठीक है, जेरार्ड मैनली हॉपकिंस साहब की ये जो कर्टल सोनेट है, नाम है पाइड ब्यूटी, है ना, वो एग्जाम्पल है कर्टल सोनेट का। तो हमें इन लाइंस का जो है बताना है सिग्निफिकेंस। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। करेक्ट आंसर वर हॉपकिंस एंड हिज हिम Appian reinforces this notion of changeless God divinely creating dappledness, complexity, variety and flux, similar to a kind of God creating the lamb and a punitive one, the tiger in break. अब कर्टल सोनेट स्टूडेंट्स एक टाइप की कॉन्ट्रैक्टेड सोनेट होती है जिसके अंदर 11 लाइंस होती हैं, जिसकी राइमिंग स्कीम ABC या DCB या ABC DBC इस तरीके से होती है। एंड विद द लास्ट लाइन अ टेल, और आखिरी की लाइन एक टेल टाइप होती है या हाफ लाइन होती है। इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने अपनी कुछ पोएम्स को डिस्क्राइब करने के लिए, पाइड ब्यूटी और पीस को। कर्टेल स्टूडेंट्स, कर्टेल मतलब होता है कम कर देना, छोटा कर देना। ठीक है, ये ऑब्सोलीट वर्ड हो गया है शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस ड्रामा एज अ प्ले फॉर थिएटर, रेडियो और टेलीविजन एज अ जॉनर और स्टाइल ऑफ लिटरेचर and as the activity of acting. What is the impact of television on the literariness of English drama? In which aspect of drama as theatre is the influence most palpable? तो आंसर था इसका स्टूडेंट्स अवेयरनेस ऑफ द इमेजेस कंस्ट्रक्टेड फॉर व्यूअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इन देयर ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, ये 4 वर्क्स दिए हुए थे वर्जीनिया वुल्फ के, पूछा है कि इनको इनके पब्लिकेशन के हिसाब से लगाइए। तो करेक्ट आंसर था फर्स्ट, सबसे पहले टू द लाइट हाउस, उसके बाद फोर्थ ऑरलैंडो, देन द वेव्स और लास्ट में था बिटवीन द एक्ट्स। तो स्टूडेंट्स वर्जीनिया वुल्फ या कंप्लीट नाम बोले तो एडिलाइन वर्जीनिया वुल्फ एक इंग्लिश राइटर हुआ करती थी 20th सेंचुरी की, और इनका ना बहुत ही नेम एंड फेम इंग्लिश लिटरेचर में फॉर यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन देयर वर्क्स, और इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में आते हैं मिसेस डेलोवे एंड टू द लाइट हाउस। ठीक है, इनका फर्स्ट नावल था द वोयाज आउट। ठीक है, और इनके देखिए सबसे पहला द वोयाज आउट, देन मिसेस डेलोवे, देन टू द लाइट हाउस, फिर ऑरलैंडो, फिर द वेव्स। इसके अलावा इनका एक ऐसे भी है, उसके लिए भी बड़े फेमस हैं ये। ऐसे का नाम है अ रूम ऑफ वंस ओन, 1929 में लिखा हुआ था, और जिसके अंदर इन्होंने लिखा था अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ़ शी इज़ टू राइट फिक्शन, ऐसा इनका स्टेटमेंट था। ये थी वर्जीनिया वुल्फ स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। तो ये 4 पेयर दिए, इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है, मतलब कोई 3 ठीक है और एक गलत है। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, सॉरी स्टूडेंट्स, एलिजाबेथ जो है वो हीरोइन थी प्राइड एंड प्रेजुडिस की। उसके बाद एम्ब्रोसियो नाम का कैरेक्टर मिलता है द मॉन्क में। द मॉन्क रोमांस इज़ अ गॉथिक नावल है जिसको लिखा है मैथ्यू ग्रेगरी लिविस जी ने 1796 में। देन वथेक बाय हार्मस्ट्रॉन्ग, ये इनकरेक्ट आंसर था। हार्मस्ट्रॉन्ग और मैन एज ही इज़ नॉट इज़ 1796 फिलोसफिकल नावल है, रॉबर्ट बेज ने लिखा है। वथेक इसका कैरेक्टर नहीं है। रॉबर्ट वॉल्टन फ्रैंकनस्टीन, ठीक है, फ्रैंकनस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथियस 1818 में ये नावल लिखा है मैरी शेली जी ने। क्लियर है, तो ये देख लीजिए आप, ये चारों के कवर पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था गॉथिक नॉवेल्स आर टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर, दे रिलाई हैविली ऑन द डैश। तो इसमें से रॉन्गली एट्रीब्यूटेड फीचर बताना है। तो रॉन्गली एट्रीब्यूटेड फीचर था अ नॉन लीनियर प्लॉट नरेटेड थ्रू लेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉथिक फिक्शन या गॉथिक हॉरर 20th सेंचुरी का एक जॉनर है लिटरेचर का। इसकी शुरुआत होती है हॉरेस वॉलपॉल जी के नावल जो है द कासल ऑफ ऑट्रेंटो से। देखिए स्टूडेंट्स, द कासल ऑफ ऑट्रेंटो जिसको हॉरेस वॉलपॉल जी ने लिखा था। क्लियर है, 1764 में। ये फर्स्ट नावल माना जाता है हॉरर नावल या गॉथिक फिक्शन इंग्लिश लिटरेचर का। बाकी कुछ और जो अदर जो इम्पोर्टेंट गॉथिक फिक्शन से रिलेटेड जो राइटर्स हैं वो हैं क्लैरा रीव, एन रेडक्लिफ, विलियम थॉमस बैकफोर्ड एंड मैथ्यू लुइस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट मेक्स वुमेन राइटर्स इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश स्टैंड आउट। ये 4 ऑप्शन थे स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर वॉज women writers are sensitive to what Indian women have suffered under double colonization, patriarchal and colonial yokes simultaneously. Next question था स्टूडेंट्स, fill in the blanks by choosing the correct option। हमें सही आंसर मतलब फिल करना है इसके अंदर। Hemingway's employs dash to narrate the tale of the old man in the city। हेमिंगवे साहब ने किस चीज़ को एम्प्लॉय किया है? करेक्ट आंसर था अ थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेटर है बेटा इनके नॉवेल्स के अंदर, द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर। ओल्ड मैन एंड द सी स्टूडेंट्स एक शॉर्ट नावल है या नोवेला कह सकते हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब ने लिखा 1951 में। और इसकी जो स्टोरी है वो सेंटियागो की है। सेंटियागो एक एजिंग क्यूबन फिशरमैन है जो कि दिखाया गया इस नावल के अंदर स्ट्रगल कर रहा है अगेंस्ट जायंट मार्लिन फिश। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस नावल को क्या है पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन दिया गया था 1953 के अंदर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ समरी ऑफ अ व्यू फ्रॉम अ फेमस क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर। नीचे किसी फेमस क्रिटिक ने शेक्सपियर के साहब के बारे में बोला है, क्या बोला है देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द ऑप्शन डेट वुड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, शेक्सपियर्स डैश वॉज नॉट अ गाइड टू अंडरस्टैंडिंग द syntactical construction of a sentence, rather a guide to how the sentence should be delivered. It was dramatic or rhetorical rather than logical, hence it is a considerably lighter than modern day practice। तो इनमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? राइट आंसर इज पंक्चुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूस एक्स मशीनिया मीन्स टू सॉल्व अ सीमिंगली intractable problem in a plot by adding an unexpected character, object or situation who acts as the deus ex machina in measure for measure। देखिए स्टूडेंट्स, ड्यू एक्स मशीना क्या है? गॉड आउट ऑफ मशीन इंग्लिश का ट्रांसलेशन है। ये एक डिवाइस हुआ करता जो राइटर्स वगैरह यूज़ करते थे कि जब भी उनको लगता था कि उनकी कहानी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, अनसॉल्वेबल कोई या इंट्रैक्टेबल कोई प्रॉब्लम है, तो सडनली एंड एब्रप्टली कुछ ऐसा उसमें डाल देते थे जो अनएक्सपेक्टेड होता था। ठीक है, और मेनली उसका काम क्या होता था? उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे देना या ऑडियंस को सरप्राइज़ कर देना या जो भी कहानी चल रही है उसकी हैप्पी एंडिंग कर देना। क्लियर है? तो मेजर फॉर मेजर में क्या जो है वो कौन ड्यू एक्स मशीनिया के तौर पे काम करते हैं? तो आंसर इज़ ड्यूक विंसेंटियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दीज लाइन्स आर फ्रॉम द हैमलेट। हैमलेट जो प्ले है शेक्सपियर साहब का, वहाँ से लाइन ली गई हैं। इनका स्पीकर कौन है? इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑप्शन। ओ वो इज़ मी टू हैव सीन व्हाट आई हैव सीन, सी व्हाट आई सी। ठीक है, तो स्पीकर इन लाइन्स का स्टूडेंट्स ऑफेलिया है
और वो लेमेंट कर रही है जो भी हैमलेट के अंदर चेंजेस आए हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्डर ऑफ गॉन्जागो, नेम ऑफ द प्ले है जो कि हैमलेट के अंदर है ना, प्ले विद इन अ प्ले होता है, उसी तरीके से प्ले विद इन अ प्ले दिखाया हुआ अ मिड समर्स नाइट ड्रीम में। तो आपको बताना है कि वो इन चारों में से कौन सा है, एंड द करेक्ट आंसर इज पायरामस एंड थीस्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, पायरामस एंड थीस्ब, ये स्टूडेंट्स इल फेटेड लवर्स हुआ करते थे, और ये जो चीज़ है ये उठाई हुई है ओविड्स मेटामॉर्फोसिस नाम की पोम से। क्लियर है। नेक्स्ट है दीज लाइन्स आर फ्रॉम अ सॉन्ग इन सिम्बलिन। सिम्बलिन जो एक प्ले है विलियम शेक्सपियर जी का, वहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। तो हमें क्या, कंसिडरिंग द ओकेजन व्हेन द सॉन्ग इज संग आइडेंटिफाई ऑप्शन डेट नेम्स द करेक्ट टाइप ऑफ सॉन्ग। तो ये बताइए ये जो सॉन्ग है किस अवसर पे गाया गया। तो ये एक डिर्ज है। डिर्ज एक सॉन्ग या लेमेंट होता है एक्सप्रेसिंग मोर्निंग और ग्रीफ सच एज इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मेंस एट फ्यूनरल। मतलब ये जो डिर्ज है वो फ्यूनरल पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फ्यूनरल प्रोसेशन जब चल रहा हो तो वहाँ पर एक सॉन्ग जो गाया जाए जो भी मरा है उसके रिगार्डिंग, उसको डिर्ज बोल देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन्स वही हैं। तो हु इज़ द एक्चुअल स्पीकर पूछा है इनको इन लाइन्स को। गोल्डन लाइट्स एंड द गर्ल्स ऑलमोस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट, ये लाइन बोली किसने है। तो इन लाइन्स को प्ले के अंदर है ना गिडरियस ने जो है एक करेक्टर है उसने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स रोट हर वर्ल्ड इज ब्रेजन द पोइट्स ओनली डिलीवर अ गोल्डन। ये लाइन किस क्रिटिक्स ने लिखी है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन, एंड आंसर इज सिडनी। ये लाइंस आती हैं एपोलॉजी फॉर पोइट्री या डिफेंस ऑफ पोइसी के अंदर, जिसको कि एलिजाबेथन पोइट फिलिप सिडनी साहब ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दीज प्लेज वर एन इंटरमीडिएट स्टेप इन द ट्रांजिशन फ्रॉम लिटर्जिकल टू प्रोफेशनल सेक्युलर ड्रामा एंड कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ ईच। दे वर परफॉर्म्ड बाय quasi प्रोफेशनल ग्रुप्स ऑफ एक्टर्स who relied on public support. Thus, the plays were usually short, their serious themes tempered by elements of farce. The action of these plays centers on a hero such as mankind, whose inherent weakness are assaulted by such personified diabolic forces as the seven deadly sins, but who may choose redemption. तो हमें इन चारों में से बताना है कि कौन से टाइप का, ये जो ऊपर काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं एक प्ले का टाइप है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा वो प्ले टाइप का फीचर है। तो आंसर इज मोरालिटी प्ले। क्या है, मोरालिटी प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु मेड दिस ऑब्जर्वेशन अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर साहब के बारे में ये बातें किसने बोली हैं। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स और किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। ही न्यू दैट रोम लाइक एवरी अदर सिटी हैड मैन ऑफ ऑल dispositions and wanting a buffoon he went into the senate house for that which the senate house would certainly have afforded him. He was inclined to shew an usurper and a murderer not only odious but despicable. He therefore added drunkenness to his other qualities, knowing that kings love wine like other men, and the wine exerts its natural power upon kings. These are the pretty cavils of petty minds. A poet overlooks the casual distinction of country and condition, as a painter satisfied with the figure neglects the drapery. तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है, ये जो बातें हैं, कौन से क्रिटिक ने शेक्सपियर जी के लिए बोली है। तो ऑप्शंस थे बेन जॉनसन, कॉलरिज, ब्रैडली और डॉक्टर जॉनसन, एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द पोएट डॉक्टर जॉनसन रेफर्स टू एंड वर्क टू विच ही मेक्स दिस रेफरेंस। ठीक है, देखते हैं कौन से वर्क के बारे में डॉक्टर जॉनसन साहब ने ये बोला है। अबव ऑल राइटर्स, एटलीस्ट अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स, द पोएट ऑफ नेचर, द पोएट दैट होल्ड्स अप टू हिज रीडर्स अ फेथफुल। ये लाइन्स बोली हैं शेक्सपियर साहब के बारे में डॉक्टर जॉनसन जी ने किस वर्क में, प्रीफेस टू शेक्सपियर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। डिकन्स असेल्स मैनी इविल्स इन हिज नॉवेल्स, अमंगस देम आर्ग्यूएबली इज हिज ट्रीटमेंट ऑफ लॉयर्स, देयर क्राफ्ट एंड स्टेज। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट ही फेल्ट it is better to suffer a great wrong than to have recourse to the much greater wrong of the law. बाकी क्या आप पढ़ लेना। करेक्ट आंसर था स्टूडेंट्स he had neither the skill nor the opportunities to become a lawyer
एंड वॉज जेलस ऑफ द प्रोफेशन। ये हमारे चार्ल्स डिकन्स साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन किंग लियर एक्ट फर्स्ट सीन द सेकेंड एडगर स्पीक्स दाउ नेचर आर्ट माई गुडनेस टू दाई लॉ माई सर्विसेज आर बाउंड आइडेंटिफाई द ऑप्शन डेट ऑफर्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स। इन लाइन्स की स्टूडेंट्स हमें एक्सप्लेनेशन बतानी थी, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी by placing under the jurisdiction of nature he sets himself outside the reach of customary law and of human morality by virtue of his birth and of his sworn allegiance a force of nature। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पार्ट 5 का एंड होता है। यहाँ मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज स्टूडेंट्स एग्ज़ाम है पीजीटी इंग्लिश फीमेल में। आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जाते जाते ये वीडियो और देख जाएं, आपको कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।